नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। और आज आपकी थाली की हम बात करने वाले हैं। एक आम थाली जिसमें होती है दाल, रोटी, सब्जी, चावल और इन्हें बनाने के लिए ज़रूरी होता है तेल और घी। ये थाली सिर्फ हमारी भूख ही नहीं मिटाती बल्कि ये हमारे आर्थिक हालात की भी कहानी कहती है। और इन सब का सबसे बड़ा असर होता है महंगाई पर। जी हाँ, आज हम वैसे महंगाई की नहीं बल्कि इसके दूसरे पहलू यानी महंगाई से मिली राहत पर चर्चा करने वाले हैं। थोड़े पॉजिटिव साइड्स को देखने वाले हैं क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि हमारी और आपकी थाली पहले से सस्ती हुई है। लेकिन क्या ये राहत बस कुछ दिनों की है? भारत में कमोडिटी के मोर्चे पर कूल डाउन देखने को मिल रहा है और इन्हीं सब पहलुओं पर खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले ये जो कमोडिटी में महंगाई का मैथमेटिक्स है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब चर्चा बार बार महंगाई की हो रही है, लेकिन ये एक पहलू छूट जाता है कि एक कूल डाउन कमोडिटी में नजर आ रहा है। तो जरा बताएं क्या वजह है इसकी और ये क्या केवल तात्कालिक है, इस वक्त का है, या इसका असर आने वाले वक्त में नजर आएगा? देखिए, सबसे पहले अगर शुरुआत से अगर बात करें तो जिस तरह से सप्लाई की दिक्कतें थी, ग्लोबल सप्लाई की दिक्कतें कोरोना के बाद से वो शुरू हो गई थी। उसके बाद रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से स्थिति और बिगड़ती चली गई। उसके बाद से ये महंगाई आई और हम इंपोर्ट डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, खास करके एनर्जी को लेकर हो या कुछ खाने के तेल हो या फिर बुलियंस से रिलेटेड हो, तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इस वजह से भी हमारा फर्क पड़ा। और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता का माहौल होता है, तो लोग डॉलर खरीदते हैं। डॉलर इसलिए खरीदी जाती है कि डॉलर सबसे ज़्यादा दुनिया में 75% डॉलर में ही इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं। तो इंपोर्टर की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। तो डॉलर जब मजबूत हुआ तो हमारा रुपया, हमारी करेंसी कमज़ोर हो गई। तो करेंसी कमज़ोर होगी तो हमारे लिए इंपोर्ट और भी महंगा हो गया। तो आम लोगों की थाली में क्या होता है? आमतौर पर सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, जो सबसे ज़्यादा चावल और रोटी हम यूज़ करते हैं, तो गेहूँ और चावल के दाम इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़े हैं। हालांकि यहाँ पर भी उत्पादन पिछले कुछ सालों के औसत से ज़रूर कम रहा है, लेकिन उस तरह की चिंता यहाँ पर नहीं है। दलहन की बात करें तो आप तुअर को छोड़ दें तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें दाल में यहाँ पर महंगी नहीं हुई है, स्थिर भाव है। खाने के तेल के दाम अगर रिकॉर्ड भाव से या यहाँ इस साल की ऊंचाई से करें तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं, 20 से 30% तक नीचे आ चुके हैं। हालांकि अब एक दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन उन सबको बनाने के लिए जो एक ईंधन चाहिए वो हम पूरी तरह से बाकी देशों पर निर्भर करते हैं। तो हमारे साथ विजय सरदाना जी भी हैं, जो जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट है। सरदाना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। और मेरा सवाल आपसे यही होगा सरदाना जी, जिस तरह से रूस के साथ हमारा टाई अप बढ़ रहा है, रूस के साथ हम इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं, 5 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस से होने वाले क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाएगी, तो क्या भारत के लिए मौका होगा? भारत को एक बार्गेन मिल जाएगा, सस्ता क्रूड ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करने का भारत के लिए एक अच्छा मौका होगा? अब सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है और खासकर क्रूड को लेके, तो भारत को हर ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जहां से हमें सस्ता और सस्टेनेबल वे पे क्रूड मिलता रहे। हम इस स्थिति में नहीं है कि हम किसी भी सप्लायर के साथ अपने रिलेशन खराब कर सके। और ये जरूरी भी है कि क्रूड मिले, क्वालिटी का मिले और सस्ता मिले। तो चाहे वो यूक्रेन क्राइसिस हो या गल्फ क्राइसिस हो, भारत की अपनी रणनीति रही है और मुझे लगता है वो भारत सरकार ने सही स्टेप लिया है कि यूरोप और अमेरिका के दबाव में नहीं आए हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन बदल रही है, भारत और रशिया के बीच में मुझे लगता है क्रूड को लेके अच्छे समझौते हो सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट, जो रिफाइनरीज हैं, रशियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़े ताकि वहां से क्रूड आए, यहाँ रिफाइनिंग हो और भारत की मार्केट को सर्विस की जाए। और ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सकता है। बिल्कुल। तो विश्वमन, साफ तौर पर विजय सर यही कह रहे हैं कि भारत को जहां से भी उसे सस्ता तेल मिल रहा है उसकी ओर देखना है और उसमें और कहीं ना कहीं जो हम सबसे बेस्ट विकल्प हैं उनकी ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है जी चंद्रशेखर साहब, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पहले दुनिया में सप्लाई की दिक्कतें आई, सप्लाई डिसरप्शन रहा, फिर रूस यूक्रेन वॉर, और उसके बाद हमने देखा कि
हाल फिलहाल महंगाई से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी की थाली की, तो आपको लगता है कि ये केवल तात्कालिक जो है राहत नजर आ रही है, या इसका असर जो है वो कई और फैक्टर्स की वजह से आने वाले समय में भी दिखेगा? ऐसा है, ये जो बात निकली है क्या महंगाई काबू में आ पाएगी, इसका दो तीन कारण है। वो कारण मैं पहले बताता हूं। एक है क्रूड ऑयल का भाव घटने लगा है। ब्रेंट $90 प्रति बैरल से भी कम हो चुका है। तो उससे एक संकेत मिल रहा है कि ग्लोबली क्रूड का डिमांड शायद कम होते जाएगा। उसका उसका भी एक कारण है क्योंकि चीन में लॉकडाउन है और यूरोप एक मंदी का दौर में चल रहा है। यूएस में भी मंदी के खतरे मंडरा रहे हैं वहां। तो ये सब रिसेशन है। इसके वजह से जो स्पेकुलेटिव कैपिटल है कमोडिटी मार्केट में, ये स्पेकुलेटिव कैपिटल एग्जिट हो चुका है, बाहर जा चुका है। तो ऐसा माहौल में कमोडिटी के भाव कम होते जा रहे हैं। और हम खास एग्रीकल्चर कमोडिटी के बारे में बात करेंगे तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हार्वेस्ट अभी जो चल रहा है, उसका हार्वेस्ट प्रेशर भी शामिल है। तो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी और एग्रीकल्चर कमोडिटी दोनों में एक भाव में काफी अच्छा करेक्शन आया है। क्या ये करेक्शन जारी रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारा देश में हम देखेंगे तो अभी जो खरीफ का फसल है उसका आवक है, बढ़ रहा है। और रबी की बुआई भी को काम चालू है ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसके वजह से भी और सरकार की जो नीतियां हैं, स्टोरेज कंट्रोल ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, एक्सपोर्ट का ऊपर पाबंदी है, चावल का एक्सपोर्ट पर पाबंदी है, गेहूं एक्सपोर्ट पर पाबंदी है। तो ये सब हम व्हेन वी लुक एट ऑल दिस, तो इससे एक मार्केट को संकेत मिलता है कि मार्केट एक्चुअली एक नर्वस है अभी। इसके वजह से भाव अभी कम होते जा रहा है। ओके, तो ये भी वैसे चंद्रशेखर सर, आपसे अब मेरा अगला सवाल ये होगा फल और सब्जियों को लेकर, क्योंकि आमतौर पर जो रबी का जो सीज़न होता है, सर्दियों का मौसम होता है, ये फल सब्जियों के उत्पादन के लिए बेहतर माना जाता है। और इस बार के अगर मानसून की बात करें तो वो भी एक्सटेंडेड था। 30 सितंबर की बजाय अक्टूबर मिड के बाद भी मानसून बेहतर रही। तो जो मॉइस्चर चाहिए सॉइल को, ज़मीन को चाहिए, वो बेहतर मिल पाई। तो क्या लग रहा है इस बार बम्पर उत्पादन की हम रबी सीज़न में उम्मीद करें? क्योंकि चने की भी बुआई के जो अब तक के जो नंबर आए वो भी बेहतर रहे हैं, गेहूं बुआई के भी नंबर ठीक ठाक ही रहे हैं, और सरसों बुआई के नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। तो किस तरह के उत्पादन की उम्मीद इस साल करें, और क्या इससे महंगाई को काबू में करने में मदद मिलेगी क्या? सच बोलूं तो अभी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनके जो भाव जरा सा कम हुआ है, वो सीजनल फैक्टर्स के वजह से है, क्योंकि उसका सप्लाई अभी बढ़ चुका है। अगर हम पूरा रबी फसल के बारे में हम बात करेंगे तो बड़ा क्रॉप है, गेहूं है, रेपसीड मस्टर्ड यानी तिलहन है, सरसों का क्रॉप है, और चना, पल्सेस में चना, ये सब बड़े हमारे फसल है रबी सीजन के। मगर अभी जो मैं देख रहा हूं, जो बुवाई के आंकड़े आ रहे हैं, आखिरी आंकड़े थे 18 नवंबर के, तो उससे कोई बड़ा मुझे उम्मीद नहीं मिल रहा है कि बुआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, या इट इज हैपनिंग इन एन एक्सेलरेटेड फैशन। सर, मगर इट्स वेरी अर्ली, बहुत जल्दी है, अभी हमें कोई इसमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। मगर और भी मुझे लगता है 3 या 4 हफ्ता बाद, शायद मिड दिसंबर में, हमें एक अच्छा संकेत मिलेगा। जब भी बुआई के आंकड़े आएंगे अर्ली टू मिड दिसंबर, तभी हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या रबी फसल अच्छा होगा कि नहीं। मगर इसके बीच एक दो आउटलुक हम देखेंगे कि आगे जाकर के क्या हो सकता है, क्या महंगाई काबू में आएगी कि नहीं, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें मेरा अनुमान ये है, मैं देख रहा हूं कि जो क्रूड का भाव $90 से कम हो चुका है, मेरा अनुमान है कि काफी टेम्पररी है। क्योंकि आप 2023 का हम देखेंगे तो काफी सप्लाई टाइटनेस मैं महसूस कर रहा हूं।
आप सप्लाई डिमांड फंडामेंटल देखेंगे तो 2023 में क्रूड का मार्केट काफी टाइट रहेगा। उसके वजह से मैं कोई बड़ा और भी ज्यादा करेक्शन क्रूड ऑयल में मैं नहीं देख रहा हूं। तो क्रूड ऑयल से हमें कोई बड़ा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दूसरा है यूएस डॉलर। मैं देख रहा हूं कि आगे दिसंबर महीने में भी यूएस फेडरल रिजर्व कम से कम 50 बेसिस पॉइंट तो ब्याज दर बढ़ेगा। उसके वजह से डॉलर को और भी जरा मजबूती मिलेगा। उसके वजह से उसका परिणाम हमारा रुपया जरा कमजोर होने का संभावना है, यानी 83-84 तक भी हमारा रुपया जा सकता है। तो फिर और एक हमें देखना है, सरकार को देखना है, खास करके हमारा देश में, खास करके खाद्य फूड आइटम्स में होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस का जो फासला है और डिफरेंशियल काफी ज्यादा है। तो सरकार को जो रिटेल प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करना, और उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो महंगाई जो है, देयर विल बी मॉडरेशन, जरा सा महंगाई कमी होगा, मगर उपभोक्ता को कोई में बड़ा राहत मिलेगा ऐसा मेरा अनुमान नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि उपभोक्ता को बड़ा राहत मिलने का संभावना है। ओके, यानी चंद्रशेखर जी को लगता है कि जिस तरह से फेड के डिसीजंस हो रहे हैं, दिसंबर में भी उन्हें लगता है कि यूएस फेड यहाँ पर ब्याज दरें बढ़ा सकता है। हालांकि आरबीआई के पास भी मौका है। सरदाना जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, दिसंबर और फरवरी की बैठक में आरबीआई भी क्या ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी कर सकता है? क्योंकि एक गैप क्रिएट हो गया। जिस तरह से फेड ब्याज दरें बढ़ा रहा है उस रेंज में अभी तक आरबीआई नहीं बढ़ा पाया है। तो दिसंबर या फरवरी में क्या, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई जो आरबीआई के जो टारगेट है उससे अभी ऊपर ही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आरबीआई भी तेजी से ब्याज दरें बढ़ाएगा और यहाँ पर करेंसी की जो कमजोरी है उसको थामने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें भी महंगाई का बड़ा असर होता है, क्योंकि रुपए की वजह से भी महंगाई बढ़ रही है। इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, 3-4 सिचुएशन हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले, जिस तरह से क्रूड के रेट कम हो रहे हैं, अगर रुपए थोड़ा और डिवैल्यू होता है तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह से भारत में अब इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ रहा है, बेसिकली जो फूड इन्फ्लेशन है वो सीजन के हिसाब से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और अगर हम ये उम्मीद करें कि पिछले साल के रेट पे चला जाए, वो होगा नहीं, क्योंकि हर साल आप एमएसपी बढ़ाते हैं, आपके बाकी खर्चे बढ़ते हैं, सैलरीज बढ़ती हैं। तो ये उम्मीद करना कि जो 2 साल पहले सब्जियों के रेट थे वो भारत में मिलने लगेंगे, ऐसा मुश्किल है। तो एक मार्जिनल इन्फ्लेशन तो रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि क्या आरबीआई को रेट बढ़ाने चाहिए। देखिए, भारत और अमेरिका में बहुत फर्क है। अमेरिका की सिचुएशन जो है, इन्फ्लेशन है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है, हमारे यहाँ सप्लाई ओरिएंटेड है, हमारे यहाँ सप्लाई कंस्ट्रेंट है। तो जितना आप ब्याज दर बढ़ाते हैं उतना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नुकसान होता है, बड़ी कंपनियों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके पास, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, भारत की टॉप 100 कंपनीज में उनकी बैलेंस शीट में देयर इज एनफ सरप्लस, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, जिसपे एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है और जिसको सस्ती दर पे पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल, उसके लिए मुश्किलें होती हैं। वो अपनी प्रोडक्शन कम कर देते हैं, उससे सप्लाई में और प्रॉब्लम आती है और इन्फ्लेशन और बढ़ता है। तो हमें भारत को वेस्टर्न मॉडल के हिसाब से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, क्योंकि हमें सप्लाई साइड पे फोकस करना है, ना कि डिमांड साइड पे। आज हमारे यहाँ सप्लाई प्रॉब्लम है, डिमांड मेंटेन है, और यही कारण है कि इन्फ्लेशन है। तो आप अगर सप्लाई साइड पे पैसा का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करेंगे, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ना कि इंटरेस्ट बढ़ा के आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो मुझे लगता है यहाँ एक बहुत अजीब स्थिति है कि हम वेस्टर्न मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। और जहां तक बात है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, देखिए, इस समय दिसंबर का टाइम है, शुरू होने वाला है, जो ग्लोबल मार्केट का फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का टाइम है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय थोड़ा सा टर्बुलेंस रहेगा, क्योंकि सारी बड़ी कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट को पॉजिटिव दिखाना है शेयर होल्डर्स के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए।
तो वो थोड़ा एग्रेसिव स्टैंड लेंगे, पैसा पुल करेंगे ताकि उनकी बैलेंस शीट हेल्दी दिखे। मेरा ये मानना है कि आफ्टर दिसंबर एक बार फिर इन्वेस्टमेंट भारत में तेजी से आएगा, क्योंकि एक बार जब कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट पॉजिटिव कर ली, क्लीन कर ली, जो भी उनको सफाई करनी है वो कर ली, जब नया इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू होगा तो भारत बहुत अच्छी स्थिति में होगा। हमारे यहाँ मार्केट है, पॉलिसीज इंप्रूव हो रही हैं, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, और इस बार सबसे अच्छी बात है भारत G20 का लीडर है। तो बहुत विदेशी मेहमान और इन्वेस्टर्स भारत आएंगे। तो 2023 में आपको भारत में बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म दिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट दिखेंगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में 2023 में मेजर इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स और रिफॉर्म्स की हम बात कर सकते हैं, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हम अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर सकें और बहुत सारी इंडियन कंपनीज को ग्लोबल पार्टनरशिप, चाहे वो सेल में हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हो, और बहुत सारी चीजों का मौका मिलेगा। तो 2023 बहुत अच्छा रहेगा। ये जो एक महीना है ये थोड़ा टर्ब्यूलेंट रह सकता है, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स का ईयर एंडिंग है, और हमारे यहाँ पे इस समय सिचुएशन पॉजिटिव है। लेकिन एक बात जो बात आती है फोरकास्टिंग ऑफ कमोडिटीज की, मेरा ये मानना है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन को मैं फैक्टर अब नहीं मानता हूं, क्योंकि दैट कैन बी ए डिसेप्टिव। प्रॉब्लम है वेदर की। जनवरी फरवरी में जब सीड सेटिंग होता है उस समय मौसम कैसा रहेगा। जी। पिछली बार आप देखेंगे कि कल्टीवेशन सोइंग अच्छी थी, लेकिन सीड सेटिंग के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, जिसके कारण वीट का प्रॉब्लम आया। तो ये बिल्कुल हमें सही बात समझना है। पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर्यावरण मौसम जिस तरह की इरेटिक थे उस वजह से भी उत्पादन पर काफी असर होता है। और जैसा सरदाना जी कह रहे थे, अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, आप देख ही रहे हैं कि नवंबर में किस तरह की FIIs की बाइंग घरेलू इक्विटी मार्केट में हुई है। और अगर इस तरह की इंटरनेशनल फंड्स अगर आते हैं, इस तरह से पैसे आते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे घरेलू करेंसी को भी फायदा होगा। ऑलरेडी रुपए में उस तरह की वीकनेस नहीं आई है जितना इंटरनेशनल मार्केट में बाकी बड़ी करेंसी, चाहे वो पाउंड हो, यूरो हो, उस तरह की वीकनेस यहाँ पर रुपए में नहीं दिखी है। तो एक फायदा तो है कि सिर्फ ब्याज दरें बढ़ाने से एक होता है कि आप ग्रोथ को भी रोक रहे हैं। अगर ग्रोथ रुकेगी तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट को लाना है। लेकिन तो उसमें भी एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच सभी गेस्ट का जो है वो कि 2023 को एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं, बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तौर पर देखा जा रहा है इन सारी चीजें, और उसकी शुरुआत हो गई है। और लग रहा है कि FIIs को भी लग रहा है कि इस तरह के अगर दो बड़े मार्केट है, इंडिया और चाइना कोविड की वजह से वहां पर लगातार दिक्कतें हैं और भारत में लगातार मौके हैं, इसलिए FIIs की भी यहां पर लगातार बाइंग है। और जैसा सरदाना जी कह रहे थे कि बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर अलग अलग इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में पैसे आएंगे। सर, टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में आ रहा है, लेकिन खेती किसानी में टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं या क्रॉप्स होते हैं, उस पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। क्या महंगाई रोकने के लिए वो कारगर तरीका हो सकता है क्या? क्योंकि अगर यहाँ के जो NGO हो, जो भी विरोध करने वाले, वो ये दलील देते हैं कि हम GM से हेल्थ को नुकसान है, लेकिन हम इंपोर्टेड वहीं पे उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। जितने भी हम ग्रोसरी स्टोर हो, बड़े बड़े स्टोर्स हो, केलॉग्स के हम कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, GM वाले ही हैं, वो GM टैग वाले ही हैं। हम कहीं ट्रैवल करते हैं, US में, यूरोप में, कनाडा में ट्रैवल हो, या NRIs वहाँ खा रहे हैं, उनको कोई हेल्थ से इशू नहीं हो रहा है। वो पिछले 2 से 3 दशक से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ उत्पादन में हिचक रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही है? क्या बढ़ते जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर हमें उन सभी को संभालना है, उत्पादकता बढ़ानी है, क्योंकि ग्लोबल यील्ड के मुकाबले हमारा यील्ड 50% से भी कम है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और ऐसा जैसा आपने कह रहे थे आप कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा है फसलों को, यहाँ पर 30 से 35% तक सालाना हम सिर्फ कीट अटैक से, खरपतवार की वजह से हमें नुकसान होता है। तो GM टेक्नोलॉजी क्या बेहतर टेक्नोलॉजी हो सकती है सरदाना जी? भी टेक्नोलॉजी जिससे क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, उसका स्वागत होना चाहिए। बात आप जैसा कर रहे थे, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। दुनिया में जो कंट्रीज ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लाते हैं वो सब GM खाते हैं। दुनिया में जहां पे सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं वो कंट्रीज भी सब GM खाते हैं। तो NGOs का अनफॉर्चुनेटली मुझे एजेंडा ये लगता है कि वो नहीं चाहते भारत कृषि में आत्मनिर्भर हो सकता है कि उनकी ऐसी बहुत सारी डोनर और फंडिंग एजेंसी हैं
जो नहीं चाहते भारत आत्मनिर्भर हो, उदाहरण ले लीजिए कॉटन का। हम बहुत बड़े आयातक थे, फिर हम एक्सपोर्टर बन गए। अगर भारत बहुत सारा, जैसे एडिबल ऑयल है, अगर हम अपना उत्पादन बढ़ा देंगे तो जिन देशों को भारत में माल बेच के फायदा होता है वो कैसे चाहेंगे कि भारत आत्मनिर्भर बने। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बिहाइंड द सीन जो नहीं चाहते भारत आत्मनिर्भर बने। इसीलिए कभी एनवायरनमेंट का डर दिखा के, कभी मोनोपोली का डर दिखा के, कभी किसान बिक जाएगा डर दिखा के, कभी मल्टीनेशनल भारत में कब्जा कर लेंगी डर दिखा के हमें पीछे रखना चाहते हैं। मेरा इन सब एनजीओज को एक ही रिक्वेस्ट है, आप भारत के फूड सिक्योरिटी का प्लान बताइए, आपका क्या प्लान है। क्योंकि एनजीओ हर चीज में कहते हैं ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, लेकिन ये कभी नहीं बताते सही क्या है जिससे भारत आत्मनिर्भर बने, भारत का किसान खुशहाल हो, कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिले और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। कोई नहीं बोलता है। तो एनजीओ का अपना एक एजेंडा है, वो कोई दूध के धुले नहीं है। आई एम सॉरी टू से ओपनली एंड ब्लंटली, हर आदमी आफ्टर ऑल उनको जो फंडिंग देता है वो फंडिंग क्यों देता है? क्योंकि ये एनजीओ उसका एजेंडा चलाते हैं। तो कोई ऐसा एनजीओ नहीं है, यही एनजीओ जहां से पैसा लेते हैं वो सब जीएम खाते हैं। उन्होंने अपने देश में प्रदर्शन नहीं किए, लेकिन वो भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते, इसीलिए इस तरह के रोज कैंपेन चलाए जाते हैं, तमाशे किए जाते हैं और किस तरह से भारत को पीछे रखा जाता है। अगर आपको उसका डिटेल प्रेजेंटेशन देखना है तो इंटरनेट पे विजय सरदाना एनवायरमेंटल एनजीओज पे आप देख लीजिए। मैंने तथ्यों के साथ एक्सपोज किया है किस तरह से भारत को पीछे रखने की ये साजिश है। बिल्कुल अहम बात। और विश्वमोहन, जाहिर सी बात है कि जो बातें हम कह रहे हैं कि हमें भविष्य की ओर देखना होगा तो हमें टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। और जिस बात का जिक्र कर रहे थे जीएम सीड्स, और हमारे ख्याल से जो भी दर्शक हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बहुत अहम है कि ये एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और उसके साथ ही पूरे देश के लिए एक बहुत आवश्यक चेंज है जिसको कहीं ना कहीं हमें आशावादी तरीके से देखना होगा। और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में जो परंपरागत फसल है उसकी भी चर्चा बहुत ज़रूरी है। चंद्रशेखर साहब हमारे साथ लगातार बने हैं। चंद्रशेखर सर, दलहन को लेकर जाहिर सी बात है कि बात होनी चाहिए, जहां हम देख रहे हैं कि सिर्फ तुअर में जो है वो प्राइस जो है इन्फ्लेशन नज़र आ रहा है, बाकी जगह स्थिरता नज़र आ रही है, वहीं तिलहन में भी नरमी है। ये सारी बातें किस ओर संकेत देती हैं? इसमें तिलहन के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कहा जाता है वहां हार्वेस्ट अभी फसल जारी है, आवक जारी है, उसका प्रेशर हमें तिलहन का मार्केट में दिख रहा है। मगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने हैं, वहां पाम ऑयल का उत्पादन कम होगा। सीजनल फैक्टर्स, अप्रैल से लेकर के नवंबर तक पाम ऑयल का उत्पादन पीक सीजन उसे कहा जाता है, और दिसंबर से मार्च तक इट इज अ लीन सीजन, तो उसका उत्पादन कम होगा। तो उसके वजह से पाम ऑयल का भाव बढ़ने का संभावना है और उसका संकेत भी हमें दिख रहा है। तो जैसे पाम ऑयल का भाव बढ़ता है, बाकी तेलों में भी एक उछाल हमें दिखाई देगा, सोयाबीन ऑयल हो या रेपसीड ऑयल हो। और तो इसके वजह से मैं खाद्य तेल में बड़ा राहत अप्रैल 2023 का बाद ही मैं देख रहा हूं। शॉर्ट टर्म यानी दिसंबर, जैन, फेब में कोई बड़ा राहत नहीं देख रहा हूं। एक कारण है। दूसरा है कि हमारा जो सरसों का फसल मार्च महीने से आएगा, मगर अभी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वी हैव वेदर रिस्क्स। मौसम का जो एक देयर आर रिस्क्स रिलेटिंग टू वेदर, क्योंकि हम पिछले 5, 6, 7, 8 साल का विश्लेषण करोगे तो कम से कम 4 या 5 साल में मार्च और अप्रैल महीने में बेमौसम बरसात हुआ है, ओले पड़े हैं, हेल स्टॉर्म्स हैव अफेक्टेड द क्रॉप। तो आगे अभी इस फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या होगा अभी उसका अनुमान लगाना मुश्किल है, मगर हम ये नहीं भूलना चाहिए, वी कांट ओवरलुक द फैक्ट कि देयर आर वेदर रिस्क्स। तो हमें वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल।
ओके दलहन को लेकर एक अच्छी बात यह है कि चना का हमारे पास एम्पल स्टॉक है सरकार के पास भी, और चने की बुआई भी अच्छी चल रही है, वो बिल्कुल। एक राहत की खबर है। बाकी दालों के दाम भी तुअर को छोड़ दे तो ज्यादा बढ़े नहीं है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज दोनों ही एक्सपर्ट से बात करके ये साफ हो गई है, अगर आपको खेती किसानी को बढ़ावा देना है, अगर बड़े पॉपुलेशन के बड़े लेवल तक को आपको अगर यील्ड बढ़ानी है, तो टेक्नोलॉजी को एग्री इंडस्ट्री में भी लाना पड़ेगा, जैसे ग्लोबल लेवल का बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं और महंगाई पर भी काबू पा सकते हैं। तो इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर सर आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस खास शो को और भी खास बना दिया। और बिल्कुल, और वाकई ये चर्चा इसलिए भी खास है क्योंकि ये आपकी थाली से जुड़ी हुई थी, और जिन जिन पहलुओं को आज हमने छुआ उसमें उम्मीद यही करते हैं, हमने कोशिश यही की कि आसान भाषा में आप तक तमाम जो चुनौतियां हैं और जो संभावनाएं हैं उसको आपके सामने रखें। कैसा लगा आपको शो? हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।